हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है क्या आप लोग को? आवाज अगर आप लोग को आ रही हो तो आप लोग थम्स अप कर दो। ठीक है। आवाज क्लियर है? चलिए, आई होप आप लोग को सब क्लियर आवाज आ रहा होगा। मेरा नाम है नवीन मौर्य और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा नीट 11th का। ठीक है, रिवीजन करेंगे हम सब, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझ के जितना भी हो सकता है कोशिश करेंगे और थ्योरी को अच्छे से समझ के फिर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो आपका टेस्ट हुआ था अभी, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग साथ साथ में करते भी रहिएगा ट्राई और आप लोग बताते रहिएगा कौन सा ऑप्शन होगा क्या होगा। आप लोग ट्राई खुद से भी करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, यहां पर पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है कि फ्रॉम 320 मिलीग्राम, मिलीग्राम में दिया हुआ है ऑफ O2 एंड इतना मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। उसमें बोल रहा है कि इतना ग्राम, जो आपका मिलीग्राम ऑफ O2 में इतना मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बच जाएंगे। इतने इतने ग्राम ऑफ O2 में से इतने मॉलिक्यूल्स O2 के निकाल दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, दोनों में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ये कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, पता चल जाएगा कितने उसमें से निकल गए हैं। तो यहां पर अपना क्या है, 320 मिलीग्राम ऑफ O2। ठीक, इसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग इसको निकालते हैं। तो मोल निकालना है, तो यहां पर मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 320, और यहां पर देखिए ग्राम में लिखना होगा, लेकिन यहां पर मिलीग्राम में दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर जो O2 का मोलर मास होता है वो कितना होता है 32। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू में 10⁻³ इतने मोल्स होंगे, इतने मिलीग्राम में इतने मोल्स होंगे। ठीक है, अब हमको बोल रहा है इतने मोल्स ऑफ रिमूव कर दिए गए मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट काम करेंगे, यहां पर ये पहला काम कर लिए, दूसरा हम लोग को निकालना है मोल। तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में दे दिया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, मॉलिक्यूल्स में है 0.022 इंटू 10⁻20, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 0.6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कट कर दो, और ये कितना आ जाएगा अपना, इसको इससे कट करोगे तो ये आएगा 10⁻³ ठीक है। तो अब देखो इतने मोल में से इतने मोल निकाल दिए गए, तो इसका डिफरेंस ले लो, तो रिमेनिंग मोल्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने मोल्स बचेंगे, यहां पे लिखता हूं रिमेनिंग मोल्स, कितने मोल बच जाएंगे। तो 10 इंटू 10⁻³ में माइनस कर दो, कितने से, 1 इंटू में 10⁻³ से, तो ये कितना आ जाएगा अपना 9 इंटू में 10⁻³ मोल। तो इसका मतलब कितने मोल्स रिमूव हो गए, मतलब कितने मोल्स बचेंगे, 9 इंटू में 10⁻³ तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 6.62 इंटू 10⁻34। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे ये आप लोग सीखे होंगे निकालना। तो यहां पर देखो, इससे पहले जो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो इससे पहले जो नंबर्स हैं कौन होगा, 1, 6 और 2, ये तीनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। देखिए ये आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला है, पहला चैप्टर जो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्वेश्चन है। तो एक बार आप लोग इसको ट्राई भी करते रहिए साथ में। क्या बोल रहा है कि एक कंपाउंड यक्स कंटेन 7.7% क्यू एंड रिमेनिंग जो है वो क्या है पी है। तो बोला है इंपेरिकल फार्मूला ऑफ यक्स क्या हो जाएगा। ओके, तो यहां पर निकालिए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू कितना परसेंट है 7.7%। तो पी कितना हो जाएगा, पी बताइए कितना हो जाएगा। तो 100 में माइनस कर दीजिए 7.7 से, तो यहां से अपना कितना आ जाएगा, पी निकल के आ जाएगा। और ये कितना होगा 92.3%। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि कितने परसेंट क्यू है कंपोजिशन में और यहां पर कितने परसेंट पी है। अब इससे हम लोग मोल निकाल लेंगे। तो मोल कैलकुलेट कीजिए, यहां पर देखिए इनका एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मोल कैलकुलेट कीजिए 7.7 गिवन मास। देखो अगर हम लोग क्या करें 100 मानते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो 100 ग्राम का है, तो उस सैंपल में 7.7 ग्राम क्या होगा क्यू और वहां पर 92.3 ग्राम क्या होगा पी होगा। तो ग्राम के टर्म में मोल निकाल लो। यहां पर इसका पी का, क्यू का कितना दिया 1 और यहां पर जो पी है ये 92.3 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करो। तो यहां पे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7.7 और ये भी आएगा 7.7। तो अब नेक्स्ट क्या करना होता है, सबसे पहले परसेंटेज निकाल लो और उसके बाद उसका कंपोजिशन, उसका मोल निकाल लो और फिर मोल का सिंपलेस्ट होल नंबर ले लो। तो इसको कैसे निकालोगे, जो छोटा नंबर रहता है उसको सब में डिवाइड कर दो, तो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। तो इसका मतलब जो इसका इंपेरिकल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा 1:1 में है। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा पी क्यू 1 और 1, ये हो जाएगा अपना इंपेरिकल फार्मूला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 ग्राम ऑफ H2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2 इज अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म द वाटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ये अपना जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका क्वेश्चन है। तो स्टोइकियोमेट्री जब पढ़ते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो वहां पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको रिएक्शन को लिखना है और उसको बैलेंस कर लेना है। तो यहां पर H2O प्लस में O2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे H2O बनाएंगे वाटर। तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 कर दो ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन 4 हो गए तो इधर भी कर दो 2 वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 8 ग्राम ऑफ H2, या तो यहां पे लिख दो 8 ग्राम ऑफ H2 और 32 ग्राम ऑफ O2, तो यहां पे लिख दो 32 ग्राम ऑफ O2। तो मास दिया हुआ है तो मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो 8 डिवाइड बाय 2, गिवन मास 32, मोलर मास कितना हो जाएगा O2 का कितना हो जाएगा 32। तो ये कितने मोल आएंगे 4 मोल्स और ये कितना मोल आएगा 1 मोल आएगा। तो ये 4 मोल है और ये 1 मोल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होता है, लिमिटिंग रीजन पता करने के लिए आपको स्टेप करने होंगे और उसके बाद लास्ट में आपको पता करना है लिमिटिंग रीजन क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसके स्टेकियो नंबर से, जो इसका स्टेकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इस नंबर से इसके मोल्स में डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितना है 1 है, इसके 1 से इसमें डिवाइड कर दो और जो छोटा नंबर होता है वही अपना क्या होता है लिमिटिंग रीजेंट होता है। तो यहां पर हम लोग मोल रे यहां पर निकालें तो स्टेकियोमेट्री से डिवाइड करके, तो 4 डिवाइड बाई 1 और यहां पर 1 डिवाइड बाई 1। तो चेक कर लीजिए कौन सा वैल्यू यहां पर, अच्छा यहाँ पे 2 है, यहां पे इसके देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा। ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 1। तो छोटा नंबर कौन सा हो गया, ये वाला छोटा नंबर हो गया। तो इस तरीके से जो O2 है वो क्या है एक लिमिटिंग रिएजेंट है और जो H2 है ये क्या है एक्सेस रिएजेंट है। ठीक, तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोल रहा है कि O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर देखो जो O2 है उसका वैल्यू निकल के छोटा है, सबसे छोटा। तो इस तरीके से जो O2 है रिएक्शन में वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए
इसमें क्या पूछ रहा है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देना है और यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट बोला हो तो उसको, जो भी करेक्ट इनकरेक्ट है उसको ऐसे मार्क कर लिया करो। क्यों? क्योंकि गलती होने का चांस रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं इनकरेक्ट भी पूछा रहता है, करेक्ट देखते हैं उसको करेक्ट ऑप्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं कंपाउंड में। दूसरा बोल रहा है कि ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। तो बिल्कुल सही बात है, 10th की चीजें ये 10th में ही पढ़ते हैं आप लोग कि आप क्या कर सकते हो, किसी कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उसको आप सिंपल मेथड से नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे H2O है तो आप उसको ऐसा नहीं कि उसको हीट करके बॉयल करके H2O में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसको अलग कर दो। ठीक है, ये फिजिकल मेथड से नहीं होता, इसको केमिकल मेथड से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात भी क्या है, सही है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। बोल रहा है कि जो अपने जो कंपाउंड्स होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी इसका इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के साथ क्या रखते हैं, रिमेन रखते हैं, वही रखते हैं। मतलब जो कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल स्टेट होता है, वही इनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का भी होता है। कैसे देख लेते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है। जैसे H2O जो होता है वो लिक्विड में होता है और इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो ये टूट जाएगा H2 में। इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो इसको मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता हूं। हाइड्रोजन किस में होता है, गैस में होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, गैस में होता है। और जबकि स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि कंपाउंड रिटेन्स फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां पर देखो ये लिक्विड में है और ये गैस में हो गया और ये गैस में हो गया, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज हो गया, ये गैस में और ये लिक्विड में। इसका मतलब ये जो बात बोल रहा है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और लास्ट बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन कंपाउंड इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से जो अपना सी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। एसटीपी पर पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 1 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितने मोल्स होंगे इसमें, 1 ग्राम हाइड्रोजन में, पहले इसको निकालिए। तो अगर हम लोग मोल निकालें 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोल, मोल कितने हो जाएंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो H2 गैस में 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, कितना आएगा 0.5 या तो केवल 1.1/2 लिखिए। ठीक है, अब पूछ रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, मोल इक्वल टू में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में 22.4 लीटर को मोलर वॉल्यूम कंसीडर किया है, लेकिन आजकल के समय में हम लोग जो यूज करते हैं मोलर वॉल्यूम वो कितना होता है, 22.7 होता है। ठीक है, अब जो नीट में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ध्यान रखना है, आपको 22.7 का ही यूज करना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पुराना क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 22.4 ही कंसीडर करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग मोल निकाल लिए थे, कितना आया था 1/2 आया था, तो यहाँ पे 1/2 रख दो और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस निकालना ही है हम लोग को, और वॉल्यूम हमको पता है मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस कितना आएगा ये, तो 1/2 इंटू में 22.4 कितना आ जाएगा ये 1.2, इतना हो जाएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11.2 लीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोलैलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ। तो पूछ रहा है कि मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है। तो मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है वो पता रहेगा तो यूनिट भी निकल जाएगा। तो मोलैलिटी का फार्मूला इधर लिखते हैं, क्या होता है, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में होता है। ठीक है, तो इसका हमको यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ मोलैलिटी स्मॉल m,
तो मोल्स का यूनिट मोल होता है और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो ये अपना क्या बन जाएगा, मोल पर केजी। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्या बोल रहा है देखते हैं, पढ़िए ध्यान से स्टेटमेंट को। तो बोल रहा है कि गिवन, यहां पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 ये है और स्टेटमेंट 2 ये है। तो बोल रहा है यहां पर दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट बताना है कौन सा गलत है स्टेटमेंट और कौन सा सही है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m डिटरमिन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। बोल रहा है कि जो m होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है उसको बताता है। ठीक है, स्पिन की जानकारी देता है इलेक्ट्रॉन का इन ऑर्बिटल में। क्या ये स्टेटमेंट गलत सही है क्या, ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्योंकि देखो जो m होता है वो क्या करता है, वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशन को बताता है। वो सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, उसका शेप क्या होगा, उसकी जानकारी देता है। ठीक है, तो यहां से हमको ये जो स्टेटमेंट पहला वाला बोल रहा है ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्पिन क्वांटम नंबर हैव +1/2 एंड -1/2। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द टू स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको हम लोग +1/2 और -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, और दूसरा क्या है, करेक्ट है। तो देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दूसरा बोला है इनकरेक्ट, तो ये बात गलत है। दूसरा बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू साइज ऑफ। देखिए रदरफोर्ड ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में कि रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करा के क्या पता किया था कि जो एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन कौन से पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। तो उनको क्या पता चला था, न्यूक्लियस की जानकारी हुई थी। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसके बारे में जानकारी दिया और बोला कि जो अपना एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपना न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जिसका साइज क्या होता है न्यूक्लियस का, बहुत ही छोटा साइज होता है। ठीक है, छोटे से कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो ए ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की जानकारी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। अगला क्या है यहां पर देखिए, क्या बोल रहा है कि एंगुलर ऑर्बिटल हैविंग 1 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड। तो बताना है इसमें से कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास 1 एंगुलर नोड है और 3 टोटल नोड है। ठीक है, तो एंगुलर नोड को आपको पता होना चाहिए। जो एंगुलर नोड होता है, एंगुलर नोड जो होता है वो कैसे निकालते हैं, ये बराबर होता है किसके, एल से, एल के बराबर होता है। तो जो भी एल का वैल्यू होगा वही उसमें क्या हो जाएंगे, एंगुलर नोड हो जाएंगे। नोड क्या होता है, नोड उसको बोलते हैं कि एटम के अंदर ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल एक ऐसा जगह होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोड की बात कर रहे हैं, एंगुलर नोड का। तो ये एंगुलर नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एल के बराबर होता है। और वहीं पे अगर आपको पूछे टोटल नोड कैसे निकालना है, तो टोटल नोड का जो फार्मूला होता है ये सब आपको याद होना चाहिए। कितना होता है, n-1। अब एक के लिए कैलकुलेट कर लो, पहले के लिए कैलकुलेट करो। तो 4p के लिए अगर कैलकुलेट करें तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, l का वैल्यू कितना हो जाएगा, p के लिए कितना होता है, 1 होता है। ठीक, और यहां पर आपको निकालना है टोटल नोड, तो n-1 करना है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 और -1 कितना आ जाएगा, 3। तो एंगुलर नोड इसमें 1 है और कितने हैं, 3 है इसमें टोटल नोड। और इसमें पूछ भी रहा था कि किसमें 1 एंगुलर नोड है और 3 टोटल नोड है। पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी में भी आप चेक कर सकते हैं, बाकी पहला ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि इन
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज लिनियरली विथ, किसके साथ? लिनियरली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज लिनियरली विथ, किसके साथ इंक्रीज करता है? इंसिडेंट लाइट के साथ, ठीक है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पे आप लोगों ने कुछ फार्मूले पढ़े होंगे और उसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू माइनस में एच म्यू नॉट। और ये एच म्यू नॉट क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये जो अपना ग्राफ होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसके साथ कंपेयर करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, इसके साथ कंपेयर कीजिए, यहां पर इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो इसमें m क्या हो जाएगा बताइए? यहां पे m क्या होगा? कंपेयर करेंगे तो m जो होगा h के बराबर होगा, और इंटरसेप्ट c किसके बराबर होगा? माइनस एच नॉट, माइनस एच नॉट के बराबर ये जो अपना इंटरसेप्ट होगा c के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो स्लोप होगा वो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू देखो क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप तो पॉजिटिव होगा, स्लोप तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो नेगेटिव एक्सिस को मतलब कट करते हुए जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से कट करते हुए जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर y क्या है? काइनेटिक एनर्जी, तो y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी दिखा दो, और x क्या है? फ्रीक्वेंसी, यहां पे फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से, और ये इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के लिनियरली इंक्रीज करता है। देखो क्या हो रहा है? लिनियरली इंक्रीज कर रहा है इसके साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको पढ़िए ध्यान से। पहले क्या बोल रहा है कि इन ए हाइड्रोजन एटम इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पूछ रहा है कि देन दैट इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है, और आपको एनर्जी का ये फार्मूला भी पता होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़े होंगे, क्या होता है? ई एन इक्वल टू क्या होता है? माइनस 13.6 एन स्क्वायर इंटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि फॉर ग्राउंड स्टेट, हमसे क्या बोल रहा है? फॉर ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आ भी रहा है, बोला है ग्राउंड स्टेट के लिए कितना आ रहा है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि हमको कैलकुलेट करना है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक। तो देखिए जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होता है उसके लिए n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जो n का वैल्यू क्या होता है? जब 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब n का वैल्यू 2 होता है सेकेंड सेल में, सेकेंड सेल को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो जो अपना थर्ड सेल आता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ध्यान रखना है कि यहां पर जो n का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर n का वैल्यू 3 रख के कैलकुलेट कर दीजिए। E3 कितना आएगा? माइनस 13.6, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 13.6 डिवाइड बाई 9, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपना 1.51 करके आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है पहले ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम।
ठीक है। तो किसी एलिमेंट का जो ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें बोल रहा है कौन सा इनकरेक्टली लिखा गया है, ठीक है। और ये आप लोग पढ़े भी होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पे आप ये वाला चेक करो, ये 3D8 4s2 है, 3D9 और 4s2 है, ये क्या है 3D10 है और ये 4s1 है, और ये क्या है 3D5 है और ये 4s1 है। आपको यहां पर कुछ गड़बड़ पता चल रहा है? अगर आप ध्यान से देखो बी वाले में, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसमें 3D में क्या कर दिया है 9 इलेक्ट्रॉन कर दिया है। जबकि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी जो होता है वो 9 में नहीं स्टेबल होता, वो 10 में स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में होता है। तो जब फुल्ली फिल्ड होगा तो वहां पर वो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहां पर ये क्या होगा 3D10 4s1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 3D10 4s1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोग पढ़े भी होंगे इसके बारे में डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। 3D सीरीज का एलिमेंट होता है, ठीक। तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा बी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये इनकरेक्ट है। इसका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D10 होता है। क्यों? क्योंकि ये डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फुल्ली फिल्ड होते हैं। फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमसे पूछा था कौन नॉट रिप्रेजेंट है करेक्टली, तो इस तरीके से बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2 माइनस। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है O माइनस के साथ। तो आप बताओ O माइनस में पहले कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे तो कितने होते हैं 8 होता है ऑक्सीजन में, और 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब 2 और जोड़ दो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। और यहां पर देखो नाइट्रोजन के पास 7 होता है, एक माइनस चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर 3 कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फ्लोरीन का होता है 9 एटॉमिक नंबर, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक माइनस चार्ज है तो 1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे थैलियम है और इसका जो होता है Tl प्लस, इसका एटॉमिक नंबर होता है 81। कितना होता है 81। तो 81 और +1 चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 80 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम प्लस है, सोडियम में सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 इलेक्ट्रॉन है, माइनस कर दो एक क्योंकि एक प्लस चार्ज है, तो -1 कर दो, कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहां पर देख लो कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ए बी और डी वाले क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट सी वाला जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, किसके साथ O-2 के साथ। तो इस तरीके से अपना जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, आप लोग बताते भी रहिए, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। तो यहां पे बोल रहा है कि एटम्स हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा एटम है जिसके पास क्या होता है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो। तो किसके लिए पूछा है सबसे हाईएस्ट होगा, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल वाला काम होगा। तो आपको पता भी होगा कि यहां पर ये क्या है लिथियम है, ये नाइट्रोजन है, ये नियॉन है। नियॉन जो होता है एक नोबल गैस है, क्या है नोबल गैस है, या बोलो इनर्ट गैस है, इसी को इनर्ट गैस भी बोलते हैं। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबसे स्टेबल होता है, और ये जो स्पीसीज होते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल वाला काम होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलेगा। और आपको पता भी होगा कि किसी भी आपका पीरियड में उस पीरियड का जो भी अगर उस पीरियड में जो भी उसका नोबल गैस होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा होता है अपने पीरियड के एलिमेंट से। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि वो नोबल गैस होता है, और नोबल गैस इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो यहां पर जो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो
सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का किसका इनकरेक्ट यहां पर ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहां पर देखिए बी वाले में अगर आप देखोगे तो बेरिलियम का मैग्नीशियम से ज्यादा दिखा दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या होता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, बेरिलियम आता है, फिर क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, फिर क्या आता है, कैल्शियम आता है, फिर क्या आता है, स्ट्रांसियम आता है, उसके बाद बेरियम आता है। और हमको पता है कि इस ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाओगे तो जो एटॉमिक रेडियाई होता है या बोलो साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। साइज क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर एटम्स का साइज बढ़ता है, मतलब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। ठीक, जबकि यहां पर देखोगे इसका मतलब मैग्नीशियम का जो साइज होगा वो बेरिलियम से ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर देख रहे हो बेरिलियम का ज्यादा दिखा दिया है, किससे, मैग्नीशियम से। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां पर सही दिखा है, Mg का एल्युमिनियम ज्यादा होता है। ठीक है, ये पीरियड में है तो पीरियड में जाओगे तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, और ये सही दिखाया हुआ है। यहां पर भी देखो क्या ग्रुप में दिखाया हुआ है पीरियड में, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। अल्युमिनियम सबसे ज्यादा, बेरियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यहाँ पे भी सही दिखाया हुआ है इस तरीके से। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मेन जो फंडा था वो ये वाला था, पता होना चाहिए था। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए बोल रहा है कि इनकरेक्ट वाला बोल रहा है। इनकरेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए क्या बोल रहा है। यहां पे जो पहला स्टेटमेंट है कि द पी ब्लॉक हैज द 6 कॉलम, बिल्कुल सही बात है। पी ब्लॉक में क्या होते हैं, 6 कॉलम होते हैं। ठीक है, बिकॉज बोल रहा है कि बिकॉज मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑक्युपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन द पी सबसेल। बोल रहा है कि पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए पी ब्लॉक में 6 कॉलम्स है। ठीक है, और ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि डी ब्लॉक हैज द 8 कॉलम्स। बोल रहा है डी ब्लॉक में 8 कॉलम्स होते हैं। बोल रहा है रीजन बोल रहा है कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द डी सबसेल। बोल रहा है कि जो डी सबसेल होता है क्योंकि उसमें मैक्सिमम केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि डी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पर कितना बोल रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है यही इनकरेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी। 10 होने चाहिए, बोल रहा है 8, गलत हो गया। बोल रहा है कि यहां पर नेक्स्ट बोल रहा है कि ईच ब्लॉक कंटेन ए नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि किसी भी ब्लॉक, बोल रहा है कि जितने भी ब्लॉक में जितने भी कॉलम्स होते हैं वो उस सबसेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करते हैं उसके बराबर होते हैं। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है द ब्लॉक्स इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बोला है जो ब्लॉक्स होते हैं, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या ब्लॉक, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यस ब्लॉक है तो यल का वैल्यू कितना होगा, 0। पी ब्लॉक है तो एल का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। डी ब्लॉक है तो एल का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो सही बात बोल रहा है। तो इनकरेक्ट जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखिए ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस। बोल रहा है इसमें से कौन सा ऐसा आयन है जिसका जो रेडियस है सबसे छोटा है। ठीक, तो यहां पर देखिए इन सबका तो बड़ा ही होगा, सोडियम पोटेशियम का इन लोगों से, और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, लिथियम बेरिलियम का लगभग आसपास होता है, और इन दोनों से क्या होता है, कम ही होता है। तो इसका मतलब इन दोनों में हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक, बेरिलियम में और लिथियम में। और ध्यान से देखोगे तो जो लिथियम और बेरिलियम है ये दोनों एक दूसरे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपको जब भी रेडियाई चेक करना होता है तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या, कि जो आयनिक साइज होता है, जो आयनिक साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
एटॉमिक नंबर के। ये वाला फंडा केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो जितने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उसके लिए ये फंडा आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें लिथियम और बेरिलियम में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास भी कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसका मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब साइज किसका छोटा होगा? बेरिलियम +2 का साइज क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज छोटा। लिथियम का, लिथियम प्लस का क्या होगा? ज्यादा होगा, बेरिलियम का छोटा होगा। स्मॉलेस्ट पूछा था, तो इस तरीके से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि कंपेयर टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल द वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज। तो फर्स्ट वाले से कंपेयर करके आपको बताना है कि सेकेंड वाले का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे कोई एलिमेंट मान लेता हूं ए है, और इसमें से मैं क्या करता हूं? एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? A+ में। अब इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से निकलता नहीं है, तो उसके लिए बाहर से कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहां पे मैं बोल देता हूं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मैं इसको IP1 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? IP1 फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, अब दूसरा वाला फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकाल दीजिए, तो -1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखिए, यहां पर केटायन है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो निकालना और भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसको मैं दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसके लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा उसको मैं IP2 बोल देता हूं, IP2। तो किसी केटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? मुश्किल होता है। पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है और हम भी और भी इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, तो यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? A2+ में। तो डेफिनेटली आप केटायन से क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो डेफिनेटली यहां पर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा सेकेंड वाला, वो फर्स्ट वाले से काफी ज्यादा होगा। तो यहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ग्रेटर होगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मैच कराना है, तो जो जो पता है पहले उसको मैच करा लेते हैं। ठीक, तो देखो बोल रहा है ये क्या है? Mn मतलब मैग्नीज, Mn मतलब मैग्नीज किस ब्लॉक का होता है? डी ब्लॉक का होता है। तो यहां पर लिख दो, डी ऐसे। अगला चेक करो, सीजियम, जो सीजियम होता है वो किस ब्लॉक का होता है? एस ब्लॉक का होता है। तो अच्छा डी ब्लॉक, यहां बी लिखो, बी मैग्नीज, हाँ ये बी रहेगा ना। सीजियम क्या होता है? डी ब्लॉक का, तो यहां पे डी लिखो, मैच कराना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आर्सेनिक है, और आर्सेनिक क्या होता है अपना? पी ब्लॉक का होता है, तो यहां पर लिखो पी। अब इन्हीं तीनों से मैच हो जाएगा, देख लो मैच करा लो कौन सा हो जाएगा। बी वाले का फोर्थ, सी वाले का सेकेंड, डी वाले का थर्ड। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यहां पर दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है। बोला है फ्लोरीन एटम हैज द लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। तो बिल्कुल सही बात है, क्लोरीन का फ्लोरीन से क्या होता है? ज्यादा ही होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड मोर इफेक्टिवली बाई 3p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। बोला है कि 3p इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन में होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग वाला होता है वो ज्यादा रिपल्सन फेस करता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन के 2p इलेक्ट्रॉन से।
तो ये बात क्या है, गलत है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो जो फ्लोरीन होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्लोरीन में अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसमें रिपल्सन कम देखने को मिलता है, और वहीं पर अगर आप फ्लोरीन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसमें रिपल्सन ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है सेकेंड वाला, ये गलत होगा। रिपल्सन ज्यादा किस में होगा, फ्लोरीन वाले में, क्योंकि साइज क्या है, छोटा है। यहाँ पे साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिपल्सन कम देखने को मिलेगा, और ये उल्टा बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो देख लो, अब बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बोल रहा है इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके साथ डायरेक्टली जुड़ा रहता है, तो वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, जो हाइड्रोजन है किसी में भी डायरेक्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ अटैच है, तो इस तरीके से अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लीड टू द इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयनिक सब्सटेंस। बोल रहा है कि आयनिक सब्सटेंस का अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है, आयनिक सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन कौन से यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं फैक्टर्स सही है, कौन सा फैक्टर यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके लिए हमको देखना है। तो बोल रहा है कि हाई डाइपोल मोमेंट, जो आयनिक का कंपाउंड होगा, सब्सटेंस होगा, उसका डाइपोल मोमेंट हाई होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाय आयंस टुवर्ड द सॉल्वेंट एंड लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी। बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, किसका, सब्सटेंस का, जिससे क्या होगा, उसका अच्छे से सॉल्वेशन हो पाएगा, उसका क्या होगा, अट्रैक्शन काफी अच्छे से हो पाएगा आयन से, उसका सॉल्वेशन अच्छे से होगा, तो सॉल्वेशन एनर्जी वहां पर ज्यादा रिलीज होगा। तो इस तरीके से जो पहला स्टेटमेंट है यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन एंड शेप ऑफ अमोनिया। तो पूछ रहा है कि अमोनिया का हाइब्रिडेशन क्या होगा और शेप क्या होगा, इसको बताओ। देखो, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, तो NH3 में एक नाइट्रोजन है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन होता है इसका स्टेरिक नंबर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है उसके पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके 3 बॉन्ड पेयर बना लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो एक लोन पेयर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। और sp3 हो उसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है, तो उसका शेप कैसा हो जाता है, यहाँ पर ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो मतलब शेप कैसा होगा, इस तरीके से होगा। आप लोग पढ़े भी होंगे इसको, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हर जगह पे काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो ये हो जाएगा शेप एंड हाइब्रिडेशन ऑफ द अमोनिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बी। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ फास्फोरस इन Cl5। तो Cl5 में पूछ रहा है कि जो फास्फोरस है उसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो जो अपना फास्फोरस होता है, फास्फोरस में स्टेरिक नंबर कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसका स्टेरिक नंबर। तो देखो, फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और क्लोरीन के पास 7 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 क्लोरीन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके 5 बॉन्ड पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब लोन पेयर बचा नहीं, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 5 मतलब sp3d, sp3d हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
तो इस तरीके से अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को बोलिए, देखिए तो बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए इसको अब एक एक तो कैलकुलेट करने बैठ नहीं सकते एमओटी से, तो हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रिक क्या होता है। देखिए 14 से स्टार्ट करना है, 14, 15, 16, 17, 18, फिर इधर ले जाइए 13, 12, 11, 10, ठीक है, 9, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। अब इसमें से 0.5 माइनस करते जाइए, तो इसका हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.0, ये हो जाएगा 1.5 और ये कितना हो जाएगा 1.0। इधर भी माइनस करते जाइए, तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, इसमें से माइनस करिए तो 2.0 और इसमें से माइनस करेंगे तो 1.5 और ये 0. ये हो जाएगा 1.0 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो अब यहां पे जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले वाले का देखते हैं, O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, इसमें चेक कीजिए, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है O2 2 माइनस में। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16 और 2 18, तो इसका मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर चेक कीजिए कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। बाकी का भी ऐसे कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट क्या है O2 माइनस, तो O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16 और 1 17, 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग यूजफुल है, आप इसको ध्यान रख सकते हो इस ट्रिक को, ठीक है। अगला यहां पर देखो क्या है O2, तो O2 की अगर बात करें तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 है तो 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और वहीं पर एक और बच गया, कौन सा O2 प्लस। तो O2 प्लस में ये देखो O2 प्लस, तो O2 में 16 होते हैं, एक प्लस चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। देख लो 15 इलेक्ट्रॉन कहां पे, यहां पे 2.5। अब बता दो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, चेक कर लो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा। बी, देखो B2 प्लस सबसे ज्यादा है, O2 प्लस का 2.5, फिर O2 का 2 है, फिर उसके बाद O2 माइनस का कितना है 1.5 है, और O2 2 माइनस का कितना है -1 है। तो अपना बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द लीनियर स्ट्रक्चर। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्पीसीज का लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए एक एक ड्रॉ करते हैं। तो पहला है NO2 माइनस। तो अगर इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो किस तरीके से होता है, यहां पर नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन माइनस चार्ज, और इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। तो इसका जो शेप होता है वो बेंट होता है, ठीक है। कैसा होता है, बेंट होता है, ठीक। इसमें लोन पेयर भी होता है जिसकी वजह से लीनियर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है SO2। तो SO2 की अगर बात करोगे इसका शेप कैसा होगा, सल्फर क्या करता है डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और इसके पास बच जाता है एक लोन पेयर। तो यहां पर ये भी क्या होता है बॉन्ड एंगल इसका लीनियर बोल रहा था, तो यहां पर ये लीनियर नहीं होगा, बेंट शेप होगा इसका, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि NO2 प्लस, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे इसका जो शेप होता है कुछ इस तरीके से, ये, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक भी लोन पेयर नहीं है, यहां पर 0 लोन पेयर, तो इसमें कोई बेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो इसका जो शेप होगा स्ट्रक्चर वो लीनियर होगा, ठीक। और एक और बच गया O3 का, तो इसका भी शेप बना लीजिए। यहां पर इसके पास भी होता है लोन पेयर, तो इसका भी शेप कैसा होगा बेंट होगा, कैसा होगा
बेंट होगा, इसका भी बेंट होगा, इसका भी बेंट होगा, और केवल NO2 प्लस का क्या होगा, लीनियर होगा। तो इस तरीके से पूछा था लीनियर स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर है नेक्स्ट की अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर। अब देखिए आइसोस्ट्रक्चरल पेयर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा पेयर जिनमें दोनों के स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, तो उसको बोलते हैं कि वहां पर वो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर में है। ठीक है, तो यहां पर एक एक पेयर हम लोग बनाते हैं। तो पहला ये NF3, तो NF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, इसके पास होता है एक लोन पेयर, और इसके पास 3 फ्लोरीन एटम बॉन्ड बनाए रहते हैं। तो इसका शेप कैसा होता है, ट्रायगोनल पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो कैसा होता है, ट्रायगोनल पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, अगला कौन सा है, NO3 माइनस, NO3 माइनस। तो यहां पे इसको बना लीजिए, यहां पे नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन यहां पर इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या, नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर है, नाइट्रोजन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर बनाए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट है BF3, तो BF3 का बनाइए, कैसा होगा, BF3 का कैसा होता है, ब्रोमीन और 3 फ्लोरीन एटम जुड़े रहेंगे, sp2 हाइब्रिडेशन, और इसका भी 3 बॉन्ड पेयर ही है, लोन पेयर है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका शेप, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, नेक्स्ट है H3O प्लस, H3O प्लस, तो यहां पर बीच में ऑक्सीजन होगा और 3 हाइड्रोजन होंगे, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे, एक लोन पेयर होगा और ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडेशन। तो क्या हो जाएगा इसका शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कहां पे पेयर बन रहा है, दो का पेयर बना हुआ है ना, तो यहां पर C वाला NF3 पिरामिडल हो गया, और NO3 माइनस और BF3 क्या हो गए, ट्राइगोनल प्लेनर हो गए। तो ये जो पेयर्स हैं ये आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स है, तो इसका मतलब जो C ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पे देखिए डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, ये आपका डिग्री सेल्सियस में है। ठीक, हाँ, अब पढ़ते हैं। हाउ मच हीट विल बी एब्सॉर्ब बाई 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम 5 लीटर टू 25 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना कर दिया, फिक्स कर दिया है 25, तो मतलब टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे T क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है। तो ये प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो अगर यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस केस में जो डेल्टा U होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बताइए। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, 0, और डेल्टा U का फार्मूला पढ़े होंगे फ्लॉट से आप लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा U इक्वल टू में W प्लस Q। तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, W प्लस Q।
तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस W, ये निकल गया। और यहां से अगर T कांस्टेंट है, W कैसे निकालेंगे आप, यहां से एक फार्मूला पढ़े होंगे W का, क्या होता है W इक्वल टू में माइनस NRT, यहां पे लिख देता हूं लॉग, अच्छा पहले लिख देता हूं ln में V2 डिवाइड बाई V1, ठीक है। तो यहां से अगर मैं Q निकालना चाहूं तो Q क्या हो जाएगा, तो यहां पे माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा NRT, और यहां पर इसको मैं लॉग में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा, इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद लॉग V2 डिवाइड बाई V1, ठीक। अब केवल इसमें डाटा रखना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर n का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 मोल, तो यहां पे 1 मोल रख दो, और r का वैल्यू कितना रखोगे, 0.821। ध्यान रखना है, क्यों हम लोग ये रख रहे हैं, क्योंकि r का वैल्यू अगर आपका देखो यहां पे जो क्वेश्चन है क्यों की किस में आ रहा है, लीटर एटीएम में, तो अगर लीटर एटीएम में है तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि r का वैल्यू ये यूज करना है, और अगर जूल में होता है तो हम लोग 8.314 वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 है, सॉरी यहां पर 27 दिया है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा ये 27 दिया है क्वेश्चन में, तो इसको 27 कर लेते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होता है, 300 केल्विन हो जाएगा। 273 में 27 को ऐड कर दो तो 300 केल्विन, तो यहां पर 300 केल्विन लॉग V2, तो यहां पे देखो 25 से 25 चला गया, V2 कितना होगा 25, और इनिशियल कितना था 5 था। अब इसको सॉल्व करना है, यहां पर इसको करोगे ये कितना आएगा, लॉग 5 का वैल्यू कितना होता है, 0.7 होता है, तो इसको आप कैलकुलेट करो, 0.7 रख दो लॉग 5 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 0.082 इंटू में 300 इंटू में 0.7, ठीक है। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 40 लीटर एटीएम आता है, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 40 लीटर एटीएम आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इन ए वैक्यूम, देखो वैक्यूम में बोल दिया है, बोल रहा है वैक्यूम में एक आइडियल गैस है, वो एक्सपैंड हो रहा है अपने आप, ठीक है। तो द वर्क डन पूछ रहा है क्या होगा, तो एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपका इन वैक्यूम जो पी एक्सटर्नल होता है वो हमेशा जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो पी एक्सटर्नल क्या होता है, जीरो होता है। तो आप वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में क्या होता है, डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पे ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो इंटू में डीवी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पहले यहां पे क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है कि आउट ऑफ इंटरनल एनर्जी बॉइलिंग पॉइंट पीएच एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल द एक्सटेंसिव, यहां पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर। देखियो जो प्रॉपर्टीज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग दो टाइप के प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक पढ़े होंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो मास इंडिपेंडेंट होता है, इसको याद रखने का तरीका ऐसे है कि यहाँ पे इन है तो इन से इंडिपेंडेंट, ठीक है। जो मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जो मास पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। एक्सटेंसिव वाला जो होता है प्रॉपर्टी वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है ये क्या होता है, मास इंडिपेंडेंट, मास पे डिपेंड
नहीं करता। तो इसमें से कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो पहला बोल रहा है इंटरनल एनर्जी। देखिए जो इंटरनल एनर्जी होता है वो मास पे डिपेंड करता है, मास के चेंज होने के साथ जो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू होता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वाटर का आप 1 लीटर पानी लोगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वही 2 लीटर का भी होगा, वही 3 लीटर का भी होगा, वही 4 लीटर का भी होगा। ऐसा नहीं है 4 लीटर लोगे तो ज्यादा आएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है ठीक है। नेक्स्ट बोला है पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो पीएच होता है ये सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता कि कितना ज्यादा अमाउंट है। जो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का होगा वही होगा। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर 2 लीटर पानी लेते जाओगे तो उसका पीएच चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पीएच भी जो होता है ये भी इंडिपेंडेंट है मास के, इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल होता है, ध्यान रखना है कि ये भी मास पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। जो हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ जो कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोड लेते हैं और इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में लेते हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रोड का अमाउंट कितना रखना है, ठीक है, इलेक्ट्रोड का अमाउंट कितना होना चाहिए इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कि आप इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका अमाउंट फिक्स होना चाहिए तब, नहीं तो वरना वैल्यू को वेरी कर जाएगा ईएमएफ का, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मास पे, मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या मास ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता। तो इस तरीके से जो ईएमएफ होगा ये भी क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल जो है ये भी क्या होगा? अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? एट द सब्लिमेशन टेम्परेचर द प्रोसेस, यहां पर सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। CO2 सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है CO2 गैस में, ठीक है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों के बीच में क्या इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है। और ध्यान रखना है कि एट इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर देखो इक्विलिब्रियम से ही पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसी वाले ऑप्शन में डेल्टा जी का वैल्यू 0 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप यहां पे एक चीज ये भी चेक कर सकते हो कि जो आपका सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, तो जिससे क्या होगा? एंट्रोपी का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो डेल्टा एस होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो दो बातें पता चल गई। तो यहां पर ये वैल्यू और इसके हिसाब से आप ये वाला देखो, ये वाला केवल इसी में है तो इससे बता सकते हो कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो गया होगा, और डेल्टा जी का भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यहां पर ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन इन वे, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच होगा? डेल्टा एच और डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक रिलेशन याद होना चाहिए कि डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। अब अगर आपका ये वाला पूरा वैल्यू 0 हो जाए तो ऐसे केस में डेल्टा एच डेल्टा यू के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इफ डेल्टा एन जी क्या हो जाए? 0 हो जाए तो ऐसे केस में जो डेल्टा एच होगा वो डेल्टा यू के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हमको चेक कर लेना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या है? 0 है। तो चेक करते हैं पहले वाले के लिए। तो डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट के मोल, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो गैसियस मोल कितने हैं इसमें? 1 और यहाँ पर 1, 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। डेल्टा एन जी दूसरे वाले निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 मोल है ये, तो 2 माइनस में यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल यहाँ पे लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आ गया? 0 हो गया। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम लोग आगे भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों गैस में है, तो 5 माइनस यहाँ पे ये लिक्विड में है तो इसको लेना नहीं है, यहाँ पे 3 है तो 3, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसमें चेक करो डेल्टा एन जी कितना आएगा? यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर कितना है? 2 है, ये कितना आ जाएगा? -1।
तो जिसमें जीरो होगा उसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, तो बोल रहा है कि द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 25 ग्राम ऑफ वाटर कंडेंस फ्रॉम ए गैस टू ए लिक्विड एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस नियरली। ठीक है, तो इसमें हम लोग हमसे पूछ रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा 25 ग्राम ऑफ वाटर का। और ये देखिए यहां पर लिक्विड फ्रॉम कंडेंस फ्रॉम गैस टू लिक्विड, तो जो अपना वाटर है, जो अपना H2O है, ये गैस से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, गैस से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। लेकिन यहां पर जो हमको डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40.7 किलो जूल पर मोल। और ये वेपराइजेशन है, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो इसका दिया हुआ है डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 40.7 किलो जूल पर मोल। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो आपको पता होगा कि जो उसका वैल्यू होता है वो भी चेंज हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। तो यहां पे अब ये कंडेंसेशन लिख देता हूं ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -40.7 किलो जूल पर मोल। तो इसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ ओके, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, यहां पे कंडेंसेशन हो रहा था ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस कर दो। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये इसका है, क्योंकि यहां पर ये वेपराइज हो रहा है, तो वेपराइजेशन का हमको क्वेश्चन में दिया था, और ये कंडेंसेशन वाला ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, इसका वेपराइजेशन का दिया था और हम लोग इसका माइनस साइन करके इसको निकाल लिए कंडेंसेशन वाले का। ठीक, तो अब हमसे पूछ रहा है चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू में क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय टेम्परेचर टी। तो क्यू रिवर्सिबल कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर 25 ग्राम के लिए पूछ रहा है। तो देखिए ये तो 1 मोल का है पर मोल, लेकिन हमको कितने मोल का निकालना है, इसमें से पहले देखिए कितने मोल है, ये 25 डिवाइड बाय कर दीजिए 18। ठीक है, इतने मोल हो गए। और ये कितना दिया हुआ है, कितना निकाले हम लोग, -40.7। और यहां पर देखिए किलो जूल में है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब यहां पर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 25 नहीं, कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। अब इसको सॉल्व करना है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आता है -151 पॉइंट इतना जूल पर मोल, जूल पर केल्विन। ठीक, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि इन थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क, थर्मोडायनेमिक्स से बोल रहा है कि जो हीट एंड वर्क होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स जब पहले हम शुरू ही करते हैं चैप्टर को, तो वहां पे आपको बताया जाता है कि जो हीट और वर्क होता है वो आपका क्या होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, तो हीट और वर्क जो होते हैं वो पाथ पे भी डिपेंड करते हैं, वो केवल फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए। तो देखिए यहां पर आपको ये इक्विलिब्रियम का साइन है, यहां पर ठीक है, यहां पर ये क्या है, इक्विलिब्रियम का साइन है। तो यहां पर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन को लिख लीजिए यहां पर N2 गैस प्लस में O2 गैस कन्वर्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम में किसके साथ, 2NO गैस के साथ। और इसका Kc का वैल्यू दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू दिया हुआ है, गैस है तो Kp लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका Kp का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 इंटू में
4 इंटू में, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर ये एट टेम्परेचर टी द इसका केसी, अच्छा केसी के टर्म में बोल रहा है तो केसी के टर्म में निकाल लेते हैं। केसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 इंटू में 10 के पावर -4। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है कि निकालो क्या हो जाएगा, तो इस रिएक्शन को लिख लिए NO गैस इज इक्विलिब्रियम विथ 1/2 N2 गैस प्लस में 1/2 O2 गैस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो पहला वाला आपका रिएक्शन था इसमें क्या किया गया है, इसमें इस रिएक्शन को पहले तो रिवर्स किया गया, तो और जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो जो इसका के इक्विलिब्रियम होता है ये क्या हो जाएगा, इसको मैं नया वाला बोल देता हूं के डैश, तो इनिशियल वाले क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा केसी हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इस इक्वेशन में इसको रिवर्स करके इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में चला जाता है, पावर में चला जाता है, और इसको 1/2 कर दो, इसका मतलब ये क्या है अंडर रूट में 1/kc, तो वैल्यू रख दो केसी का। तो यहां से आप निकाल सकते हो केसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 4 इंटू में 10 के पावर -4, तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करो तो ये 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू में 10 पावर -2 हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा 0.5 इंटू में 100, तो ये कितना आएगा 50। ठीक है, तो अपना 50 आ जाएगा सेकेंड रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से 50, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्या बोल रहा है यहां पर ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ N2 एंड 2 मोल ऑफ H2 आर अलाउड टू रिएक्ट। ठीक है, तो यहां पर N2 है और H2 है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं NH3 अमोनिया बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लो, तो यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पर 2 हो जाएगा, बैलेंस कर लिए। ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम 0.1 मोल ऑफ फॉर्म हो रहा है, बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे ये इतना मोल फॉर्म हो रहा है 0.8 मोल। तो पूछ रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इन द वेसल कितना होगा। ठीक है, H2 का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे। तो देखो T = 0 पे हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है 1 है, कितना है 1, और ये हमारा कितना होगा, इसका दिया भी हुआ है 1 और ये 2 दिया हुआ है, तो ये इनिशियल में क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और T = इक्विलिब्रियम पे, T = इक्विलिब्रियम पे इसमें से मान लेते हैं इसमें से x निकला, तो इसमें से अगर x निकलेगा तो इसमें से कितना निकलेगा, जितना कॉफिशिएंट रहता है उसमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो ये 3x हो जाएगा, और यहां पर उतना ही बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा x बन जाएगा। कॉफिशिएंट यहां पे 2 है तो 2x बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2x बन जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.8, तो इसको इक्वल कर दो 2x = में 0.8, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4, तो x का वैल्यू निकल गया। अब यहां पर फटाफट x का वैल्यू रख दो 1 - 0.4 और यहां पर 1 - 3 इंटू में 0.4, तो हाइड्रोजन इसको भी निकाल लो, कितना हो जाएगा ये 0.6 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस में 1.2, इसको माइनस करोगे कितना आएगा ये 0.8, तो इक्विलिब्रियम पे जो हाइड्रोजन है उसको कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.8 मोलर, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि व्हाट विल बी चेंज इन द इंक्रीजिंग द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यहां पर वाटर जो है ये इक्विलिब्रियम में है वाटर वेपर के साथ, जो वाटर लिक्विड है, यहां पर जो वाटर लिक्विड है, ऐसे लिख देता हूं यहां पर, जो H2O लिक्विड है इज इक्विलिब्रियम विथ वाटर वेपर, मतलब H2O गैस के साथ। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर हम लोग इंक्रीज करें प्रेशर, तो अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहां पर क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर ये अपना क्या है लिक्विड और ये गैस में इक्विलिब्रियम में, तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या आएंगे पास पास आएंगे। ठीक है, और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पे क्या होगा
धीरे धीरे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब प्रेशर बढ़ाओगे तो गैसियस मॉलिक्यूल क्या होंगे, वाटर की तरफ आएंगे, फिर से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और वहां पे आप क्या करोगे, उस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केपी इज लेस देन केसी। केपी पूछ रहा है किसमें लेस देन होगा, केसी से, मतलब यहां पर केसी हमको केपी लेस देन केसी ये बताना है, किसमें वाले में, किस रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का यहाँ पे साइन, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। तो देखिए ये किस कंडीशन पे होगा, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी आरटी के पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी। और जब डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव में होता है, तो ऐसे केस में जो केपी होता है वो क्या होता है, लेस देन हो जाता है केसी से, क्या होता है, लेस देन हो जाता है केसी से। तो आप इसमें चेक कर लीजिए किसमें निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो पहला वाला चेक कीजिए, डेल्टा एनजी निकालिए इसमें, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1, ये तो नहीं होगा। इसमें डेल्टा एनजी निकालते हैं तो 2 - 2 0 आ गया, ये भी नहीं होगा। डेल्टा एनजी इसमें निकालते हैं तो यहां पर देखिए कितना है, 2 - 2 और ये 1 3, यहां पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी चेक करोगे तो यहाँ पे 2 - 1, यहाँ पे अगर इसमें निकालना चाहो डेल्टा एनजी तो कितना आएगा, 2 - 1, इसमें 1 आएगा। तो डेल्टा एनजी इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो इस वाले रिएक्शन में जो केसी होगा वो केपी से ज्यादा होगा, केपी जो होगा लेस देन होगा केसी से। इस तरीके से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर देखिए एक रिएक्शन है, ठीक है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम का साइन है। तो इन द डिसोसिएशन ऑफ PCl5, यहां पर रिएक्शन लिखा हुआ है डिसोसिएशन PCl5 का, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा एट इक्विलिब्रियम प्रेशर P, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, पहले इसका रिएक्शन लिख लीजिए, जो PCl5 है वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, PCl3 और उसके साथ यहां पर Cl2 में, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें T इक्वल टू 0 पे, तो T इक्वल टू 0 पे क्या होगा, T इक्वल टू 0 पे हम लोग मान लेते हैं कि ये 1 मोल है, कितना है, 1। तो ये इनिशियल में कितना होगा, 0 0 होगा इनिशियल पे, ओके। और T इक्वल टू T पर कुछ टाइम बाद T डैश पर मैंने माना कि इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गया, इसमें से अल्फा क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, 1 - अल्फा डिसोसिएट हो गया। तो जितना डिसोसिएट होगा उतना ये बन जाएगा, बताइए, ठीक है। तो यहां से अब हमको देखो पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, हम लोगों को केपी का, देखो यहाँ केपी निकाला हुआ है तो हमको केपी निकालना होगा, और केपी निकालने के लिए हमको इन गैसेस का, ये भी क्या है, गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है, गैस है, इन गैसेस का हमको क्या पता होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है, क्या होता है, केपी, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, पीटी, टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यहां पे हमको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल मोल का भी पता होना चाहिए। तो यहां से टोटल मोल कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा, टोटल मोल्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 - अल्फा प्लस में अल्फा और प्लस में अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या जाएगा, 1 + अल्फा, ठीक है। तो हर एक गैस के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, पार्शियल प्रेशर। तो PCl5 के लिए कैलकुलेट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन PCl5 का 1 - अल्फा डिवाइड बाई 1 + अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा, पीटी। उसी प्रकार से निकालिए किसके लिए, PCl3 के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, तो क्या करेंगे, अल्फा डिवाइड बाई 1 + अल्फा और इंटू में पीटी, ठीक है। और उसी प्रकार से PCl2 के लिए निकालेंगे, तो अल्फा डिवाइड बाई 1 + अल्फा और ये क्या हो जाएगा, पीटी।
तो यहां से ये पता चल गया, तो केपी निकाल सकते हैं। केपी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू में प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहां पर, प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है, तो ये वैल्यू सारा रख दीजिए। ठीक, तो 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू में PT। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू में PT। PT यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है, एट कांस्टेंट पे P दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहे P भी रख सकते हैं। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये अल्फा ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू कितना है, अल्फा है। और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, PT। ठीक, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आएगा, जो डी वाला, इसको आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये निकल के आता है अल्फा स्क्वायर PT और यहां पर अपना 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको रीअरेंज करोगे तो यहां से केपी निकल जाएगा और इस तरीके से अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पी टी की जगह पे आप पी रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है कि द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे जो आपका गिवन रिएक्शन है पूछ रहा है किसका एग्जांपल होगा। तो पूछ रहा है कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है कि हेटेरोजीनियस है कि इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है तो ये अपना इरिवर्सिबल तो होगा नहीं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज क्या हो, इक्वल हो, दोनों के फेज एक हो तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में। और हेटेरोजीनियस अगर एक जैसे एक सॉलिड में हो गया तो कोई एक लिक्विड में है। अगर फेज क्या हो, डिफरेंट हो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, तो वहां पे हेटेरोजीनियस। लेकिन यहां पर फेज क्या है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो ऐसे केस में क्या होगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर ए रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। तो फॉर ए रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किस पे डिपेंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो ये अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ये थ्योरेटिकल है तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि इफ 1 s, एक s ऑर्बिटल प्लस में 3p ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल का मिक्सिंग कराया जाए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ठीक है, तो टेक पार्ट इन द हाइब्रिडेशन, देन द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे। देखो जब इंटर मिक्सिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं इंटरमिक्सिंग में। तो यहां पर देखो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, तो यहां पे 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3d। तो 5 sp3d ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एलिमेंट x इज गिवन। तो यहां पर एक एलिमेंट का सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द एलिमेंट x। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि वो जो एलिमेंट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि कहां पर बिग चेंज है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है कहां पर बिग गैप दिख रहा है, मतलब वहां पर जो डिफरेंस है आयोनाइजेशन एनर्जी में कहां पर ज्यादा है। जहां पर डिफरेंस ज्यादा होता है इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो वैलेंस सेल से नेक्स्ट जो सेल है वहां से निकल रहा है, इस वजह से वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहला वाला जो है, पहला और दूसरा जो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है और जो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड है, इसमें जो एनर्जी का गैप है वो क्या है, एनर्जी का जो गैप है वो क्या है, हाई है। एनर्जी गैप क्या है, हाई है। तो इसका मतलब यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल गया, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो वहां पर काफी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देखने को मिला। इसका मतलब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो उसके इनर वाले से निकल रहा है, सब जो वैलेंस सेल है उसके नेक्स्ट वाला जो सेल है उसमें से निकल रहा है। तो इस वजह से यहां पर ध्यान रखना है कि उसमें केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन px ऑर्बिटल। तो px ऑर्बिटल में अपना फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ठीक है, जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन px ऑर्बिटल। तो अगर मैं x एक्सिस बनाऊं, ये अपना x एक्सिस हो गया और ये अपना p ऑर्बिटल हो गया।
तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, px ऑर्बिटल हो गया, और यहां से पास करेगा अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहां से पास करता है, एटम के न्यूक्लियाई से। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, जीरो प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब यहां पर जो नोड है, ये जो पॉइंट है न्यूक्लियाइज है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने प्रोबेबिलिटी क्या होगा, न्यूक्लियस पे जीरो होगा। तो यहां पर इन द न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो इस तरीके से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अगले क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ के आइएगा, क्योंकि हम लोग थ्योरेटिकल चीजें देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे PYQ नीट के। ओके, सो थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय सबको, टेक केयर।